Hello everyone, good morning. Welcome to Saraswati Center of Education, Kumartuli, Hazaribagh. I Sandeep sir. पिछले वीडियो में क्लास 10th का साइंस का टोटल चैप्टर के साथ उस केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, हमने उसका कंटेंट दिया था। आज इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। ऐसे ये पार्ट 4 4 वीडियो तक कम से कम बन सकती है। अगर एक ही वीडियो में समेट दे तो थोड़ा काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, जिसको स्टूडेंट को देखने के साथ थोड़ा बोरिंग लगेगा। इसलिए धीरे धीरे आप इसको देखें और बहुत आराम से समझ में आएगा। ऐसा कोई टॉपिक इसमें नहीं होगा जो आपके दिमाग में नहीं है। चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, आप बहुत बारीकी से देखें वीडियो को बिना स्किप किए हुए, आपको एक एक पार्ट क्लियर होगा। इसमें कुछ मेन थीम आएंगे। अगर इस मेन थीम को अगर आप समझ लेते हैं तो इसके बाद केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर अगर आपको हम पढ़ाएं तो आपको कोई भी दिक्कत कहीं नहीं होगा। और ये प्रॉमिस करते हैं आप प्रत्येक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी करके देंगे स्टूडेंट्स। तो मेन थीम में अगर हम बात करते हैं, सपोज करते हैं कि अगर ये गैस हो तो जिस समय गैस हो उस समय इसका सिंबॉलिक फॉर्म अपवर्ड एरो होगा। हम लोग उसका नाम देंगे इवोल्यूशंस ऑफ गैस। अगर सॉलिड हो इस केस में इसका डाउनवर्ड एरो होगा, उसका नाम देंगे फॉर्मेशंस ऑफ प्रिसिपिटेट। और गैस को रिप्रेजेंट करेंगे G से, सॉलिड को रिप्रेजेंट करेंगे S से, है ना। और अगर कुछ सॉलिड होगा ये आपका गैस, और अगर ये लिक्विड हो तो लिक्विड को रिप्रेजेंट करेंगे L से। इसका कोई एरो सिंबल नहीं है ना। और अगर मानकर चलते हैं आपका कैटलिस्ट हो, कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट को हम C से दिखाएंगे, है ना। और अगर कोई टेम्परेचर हो तो टेम्परेचर एक्चुअली में डिग्री में चलती है ना। और ये टेम्परेचर डिग्री में हमेशा होगा। और जैसे कि एक प्रेशर हो तो प्रेशर को हमेशा आप P से दिखाएंगे, और प्रेशर हमेशा आएगा ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से। अगर इधर रिएक्टेंट हो और इधर प्रोडक्ट हो तो आप इसे इस ऐसे दिखाएं, या इसको कभी कभी आप ऐसा भी दिखा सकते हैं, रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है तो आप ऐसा भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है और हाफ एरो चल रही है इस तरीके से, तो इस केस में ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तो फिर वापस रिएक्टेंट ला सकते हैं, और ये हुआ इरिवर्सिबल, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसमें रिवर्सिबल मतलब इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये मेन थीम पे ध्यान देंगे, कुछ और वर्ड आएंगे आगे। तो वीडियो को आप पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम इस टॉपिक को आगे की ओर ले चलते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले एक वर्ड आता है चेंज। चेंज, चेंज क्या है ना। जब तक हम लोग चेंज नहीं, चेंज का मतलब परिवर्तन है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस को अगर हम ले पाते हैं तो वह चेंज कहलाता है। वही चेंज तो आपका केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस को बताएगा।
चेंज क्या है? चेंज इज अ वर्ड which enables to form into one and another, जो बनेगा एक से दूसरे में होगा, उसके पास ऐसा कैपेसिटी होना चाहिए, उस केस में चेंज कहेंगे। कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर बात करते हैं कि मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना। अगर हम बात करते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना है। अगर बात करते हैं बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना, तो बताइए उसका फॉर्म, तो उसका जो बदलाव जो हो रहा है वो एक से दूसरे में हो रहा है ना, वो चेंज कर जाएगा। चेंज केवल इतना ही नहीं, चेंज में आपका साइज, शेप और कलर को भी परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है इसका स्टेट में भी चेंज हो जाए, स्टेट मींस अवस्था में भी चेंज कर सकती है। तो ये कई सिचुएशंस होंगे जो हमको चेंज को बताएगा, और इतना ही और भी एग्जांपल दे सकते हैं। इतना ही एग्जांपल से हमें ये पता चलेगा कि यह चेंज जो है वो आगे चल करके ये दो टाइप में आ जाता है। एक आएगा आपका फिजिकल चेंज और एक आएगा आपका केमिकल चेंज। जैसा कि आप क्लास 7th के साइंस चैप्टर में आपने पढ़ा था, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी चेंज के सब्जेक्ट में जो हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज देखा, तो उसमें जो दो वर्ड आ रहे हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल चेंज, तो यहां पे कह सकते हैं इन दिस वे चेंज इज ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ही आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। तो फर्स्ट हुआ आपका फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में स्टूडेंट्स आप पढ़े थे कि वैसा चेंजेस जिसमें एक सबस्टांस अगर दूसरे सबस्टांस में अगर चेंज कर जाता है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस होती है, और चेंज होने के बाद हम उसे फिर वापस ला सकते हैं। इसे हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस होगा, एंड दीज आर रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल भी होगा। क्लियर? और केमिकल चेंज में क्या था दोस्तों? केमिकल चेंज में क्या था कि इसकी जो शेप, साइज, जो कुछ भी होगा वो पूरे के पूरे चेंज कर जाएगा। इसमें आपका केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस होगी, और इसके चलते ये इरिवर्सिबल होता है। ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब इसको वापस नहीं ला सकते।
जैसे कि अगर हम बात करेंगे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना, तो जो फल पक गया क्या उसको फिर से हम कच्चा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो वो आपका केमिकल चेंजेस में है। फिजिकल चेंज में अगर हम बात करें कि आइस जो है वो कन्वर्ट कर गया आपका वाटर में, लिक्विड में, तो उस वाटर को फिर आइस ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। तो वो रिवर्सिबल तो फिजिकल चेंज होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि उसमें अपनी अवस्था जब परिवर्तन करेगा तो उसको फिर हम वापस ला सकते हैं, वो फिजिकल चेंज कहलाएगा। और केमिकल चेंजेस में क्या होगा कि जब अगर एक बार वो चेंज कर गया तो उसे फिर वापस हम नहीं ला सकते हैं। दैट इज दिस आर नोन एज केमिकल चेंजेस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके चलते हम टॉपिक हमारा जो है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन, ये ज्यादा क्लियर होगा। तो अब हम टॉपिक की ओर आते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे फर्स्ट वर्ड है आपका केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शंस में आप दो वर्ड जान लें, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को अगर हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब होगा अभिकारक, और इसका मतलब अगर बात करें तो इसका मतलब होगा उत्पाद। ओके, तो when reactant react to one another to form product with new properties called chemical reaction। शॉर्ट में रिएक्शन को ऐसा भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो कहा क्या, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा एक दूसरे से और बनाएगा प्रोडक्ट, तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो नए प्रॉपर्टी के साथ बनेगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था पिछले में केमिकल चेंजेस में नया प्रॉपर्टी के साथ, तो यहां पे भी नए प्रॉपर्टी के साथ नए प्रोडक्ट का निर्माण होगा। उस रिएक्शंस को हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। ओके, इसमें एग्जांपल से हम आपको क्लियर करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मानकर चलते हैं कि जिंक ग्रैनुलस यानी Zn को अगर हम H2SO4 से अगर ट्रीट करें, रिएक्ट करते हैं, तो जब इसे ट्रीट करेंगे तो आप लोग जानते होंगे रिएक्शन कंडीशन पता है ना, ऐसे ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। लेकिन कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव होता है वो आप लोग आयोनिक फॉर्म में पढ़ लिए होंगे कि Zn का 2+ होता है, H का प्लस होता है और SO4 का 2- होता है, आपने पढ़ा है। लेकिन अभी हम प्लस माइनस से इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि रिएक्शंस करने की बात आ रही है। हमने यहाँ +2 नहीं दर्शाया, हमने केवल प्लस दर्शाया। यहाँ पे -2 नहीं दर्शाया, यहाँ पे केवल माइनस दर्शाया, इसलिए ताकि आपको हम रिएक्शंस के बता सके। बाकी आप आयोनिक फॉर्म जब जान रहे होंगे तो ही आप उसका फॉर्मूले भी लिख पाएंगे। ऐसे मैं एक क्लियर कर दूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। तो एक प्लस जो है वो हमेशा माइनस की ओर रिएक्ट करेगा हमेशा। तो बताइए Zf का अगर 2+ आयन हो और सल्फेट का -2 आयन हो तो दोनों सेम आयन कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट। अब यहाँ ये किसी के साथ कहीं दिख रहा है, एक बंदा अकेले बच गया, तो जो बंदा अकेले बच गया उसको आप अकेले लिख दें। यही है कंडीशन इसका लिखने का।
लेकिन दोस्त यहाँ पे अभी हम कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी डालना था, जैसे कि सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और एक्वास सॉल्यूशंस के लिए AQ। अभी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जिस समय हम केमिकल इक्वेशंस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कब और कैसे बनाते हैं, वहां पे जब पहुंचेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कब S लगाना है, कब L लगाना है, कब G लगाना है और कब AQ लगाना है ना? वो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। अभी हम सिर्फ रिएक्शंस कंडीशंस के तहत हम रिएक्शंस करके दिखा रहे हैं, है ना? अब यहां पर है रिएक्टेंट रिएक्ट किया, अब प्रोडक्ट बना है, तो ये एक केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल हुआ। और भी एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए अगर और एग्जांपल अगर बात करते हैं, जैसे कि मानकर चलते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर से ट्रीट करवाते हैं तो ये CaOH 2 टाइम्स हो जाता है और यहां आकर के हीट इवॉल्व होगा। तो हम खैर बाद में करेंगे इसका, लेकिन पहले आप इस केमिकल रिएक्शंस का मीनिंग समझें। तो ध्यान दोगे दोस्त, इस केस में जो लेफ्ट साइड ओर होता है ना, LHS की ओर जो होता है, और ये वाला आपका RHS की तरफ है। सिमिलरली ऊपर वाले रिएक्शंस में भी ऐसा ही है। तो LHS वाला जो होता है उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और RHS तरफ वाला जो होता है दोस्त उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। हमेशा याद रखोगे, रिएक्टेंट इज ऑलवेज अकर इन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज अकर इन RHS, दैट इज राइट हैंड साइड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, और अभी हमने जैसे बताया था इसके पहले फर्स्ट वाले मेन थीम में कि अगर ये रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट तो आप इस एरो से भी इंडिकेट कर सकते हैं। अगर आप एरो नहीं देंगे तो आप बीच में इक्वल का भी सिंबल दे सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, अब यहां पे दो वर्ड आ रहा है, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, है ना? तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पहले नोट कर लें। तो अब यहां से जो दो वर्ड आए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, होता क्या है? एक नया टॉपिक मोड आ गया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? तो रिएक्टेंट, व्हाट इज रिएक्टेंट? तो रिएक्टेंट क्या होगा? द सबस्टेंस which take part in chemical reaction called reactant, है? केमिकल रिएक्शंस में जो सबस्टेंस टेक पार्ट करेगा, दैट इज भाग लेगा, उसे ही हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा अजीब एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि गांव देहात में क्या हुआ कि दो भाई आपस में लड़ गए, तो वो दोनों भाई लड़ा है तो दोनों भाई रिएक्टेंट कहलाएगा। अब किस मुद्दे के लड़ रहा है? कुछ तो हासिल करने के लिए बंदा लड़ रहा है आपस में, कुछ पाने के लिए। तो जिस चीज को पाने के लिए कर रहा होगा कि लड़ने के बाद हमको ये चीज मिलेगा, तो जो चीज मिलेगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। लेकिन जो आपस में दोनों भाई जो टिट कर रहा है, आपस में लड़ रहा है, वो रिएक्टेंट कहलाएगा। इसका मतलब उस रिएक्शन में भाग ले रहा है दोनों, है ना? ये बात याद रखोगे। तो अगर हम ऊपर वाले रिएक्शंस में अगर बात करें, इन एभव केमिकल रिएक्शन, अगर ऊपर वाले केमिकल रिएक्शंस में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे Zn
और H2SO4, ये फर्स्ट वाले केस में था, और सेकेंड वाले केस में CaO और H2O आर कॉल्ड रिएक्टेंट। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं वो LHS की ओर था हमेशा, ये बात याद रखोगे। एंड therefore reactant always occur in LHS, that is left hand side। हमेशा याद रखोगे इस चीज को। अगर आप वीडियो को पूरा गौर से अगर देखेंगे ना दोस्त, तो हमें नहीं लगता है कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, होगा ही नहीं ऐसा। आप कई बार देखें वीडियो को, जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक देखें, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। प्रोडक्ट क्या होगा? तो दी न्यू सबस्टेंस formed, the new substance formed with new properties, after the reaction of reactant, means reactant के रिएक्शन करने के बाद जो नया प्रॉपर्टी नए सबस्टेंस के साथ बना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे, है ना। और ये प्रोडक्ट जो हमेशा होगा इन एवं केमिकल रिएक्शन, है। ऊपर वाले केमिकल रिएक्शंस में अगर देखें तो आप वहां देखेंगे ZnSO4 और H2, ये फर्स्ट केस के लिए, और सेकंड केस में देखे होंगे, सेकंड केस में CaOH 2 टाइम्स जो आपका था वो आर कॉल्ड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट थे, है ना। एंड देयरफॉर और इस कारण से प्रोडक्ट always occur in RHS, ये हमेशा RHS की ओर होगा, हमेशा। बात याद रखो, नोट कर लोगे। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जानने के बाद अब यहां से टॉपिक उभर कर सामने आएगा, केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, है? तो अगला टॉपिक आएगा हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की क्या विशेषताएं होती है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है। तो इनकी प्रॉपर्टी आपका देखा जाए तो ये 5 प्रॉपर्टी पे केस करेगी, है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, याद रखोगे, मींस गैसों का निकलना। अब कैसा गैस निकलेगा भाई? तो मानकर चलते हैं व्हेन, तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई इवोल्यूशन ऑफ गैस, है। सेकेंड प्रॉपर्टी जाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट, अवक्षेप का बनना,
हट जाएगा, चेंज इन कलर, रंगों में परिवर्तन होना। फोर्थ होगा आपका चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में चेंज होना। और लास्ट होगा इसका दोस्त चेंज इन अ स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। हाँ, तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस का 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। इवोल्यूशंस ऑफ गैस, फॉर्मेशंस ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। अब एक एक करके लाइन से जानेंगे कि ये होता कैसे है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट है आपका इवोल्यूशंस ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस है, मतलब गैसों का निकलना, गैसों का निकलना। अब ये कैसे होगा दोस्तों? तो कोई भी अब केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हमें केमिकल रिएक्शंस के तहत ही जानेंगे ना। तो ध्यान देंगे फर्स्ट वाले केस पे एग्जांपल के तहत ही समझाया जा सकता है इसको। सपोज करते हैं व्हेन जिंक ग्रैनुलस, when zinc granulus react to sulfuric acid, then it form zinc sulfate and evolve with hydrogen gas। अभी कैसे हो? डेट इज हम एक को पूरा स्टेप ले रहे हैं, बाकी स्टेप हम कट करेंगे आगे चल करके, इतना लिखेंगे नहीं, हम शॉर्टेस्ट करेंगे। जिंक ग्रैनुलस Zm, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये ट्रीट कर गया तो Zn, अभी आपने ऊपर पढ़ा था ZnSO4 और यहां से H2। और जब आज का टॉपिक जब शुरू कर रहे थे तो हम मेन थीम में आपको बताया गया था अगर कोई भी गैस अगर निकल रहा हो तो इसका एरो आप हमेशा अपवर्ड देंगे। इवोल्यूशंस ऑफ गैस है। अगर आप इसको अगर विशेष समझना हो तो आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि सच में होता है या नहीं होता है। और भी इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि when iron sulfide react to sulfuric acid, then it form, तब ये क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा then it form iron sulfate and evolve with हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कैसे हुआ? तो डेट इज करके आयरन सल्फाइड FeS को रिएक्ट किए सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से,
ताकि आपको जस्ट बताया गया था ये प्लस ये माइनस होता है, ये प्लस ये माइनस, भाई कितना प्लस माइनस जान रहे हैं। तो एक प्लस को आप माइनस में भेजें तो क्या हो जाएगा, FeSO4 आयरन सल्फेट और H2S से ट्रीट कर जाएगा तो बच जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये ऐसा गैस है जैसे सड़े हुए अंडे का जो स्मेल होता है ना, वो यही होता है, ध्यान रखोगे। ये सड़े हुए अंडे का जो स्मेल होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, वही होता है H2S। और भी कई एग्जांपल दे सकते हैं, मान लो और एग्जांपल अगर देना चाहें तो हम दे सकते हैं, जैसे कि when पोटासियम क्लोरेट is heated in the presence of manganese oxide, then it decomposes into, अब ये किस में डिकम्पोज कर जाएगा, पोटासियम क्लोरेट है ना। तो ये जब डिकम्पोज कर रहा हो तो वहां पे भी एक गैस निकलेगी। यहां पे थोड़ा जगह नहीं हो पाएगा, तब तक आप इसको वीडियो को नोट करें, फिर हम आगे। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे डिकम्पोज करेगा, कौन है, पोटासियम क्लोरेट, KClO3, ये पोटासियम क्लोरेट होता है। हम इसे हीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप इसे लिखना चाहेंगे डेट इज करके KClO3, इसे ये हीट का सिंबल है, इसको डेल्टा कहते हैं। किसके प्रेजेंस में किया गया है, तो मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 के प्रेजेंस में। तो ये क्या बनेगा, तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव को नेगेटिव में भेज दिया जाए तो K2O पोटासियम ऑक्साइड, और यहां से शेयर किसी के साथ ट्रीट नहीं कर पाएगा तो ये क्लोरीन गैस निकल जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं decomposes into potassium oxide and evolve with chlorine gas। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, लेकिन आप यहां देख रहे हैं दोस्त, ये हीट जो किया गया एक्स्ट्रा है ना, और ये MnO2 जो है, हियर अगर हम बात करें यहां पे स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, हियर MnO2 जो है is act as कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के फॉर्म में काम कर रहा है। अब स्टूडेंट्स का हो सकता है कि सर ये कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट कहते हैं किसको। तो दोस्त कैटलिस्ट अगर समझना है तो आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, है ना, कि मान लेते हैं एक राम है और एक श्याम है। राम और श्याम का दोस्ती इतना जबरदस्त है कि मोहन को इससे काफी जलन होता है। तो मोहन क्या करता है कि इस श्याम को भी राम के विषय में उल्टा पल्टा बोलता है और राम को श्याम के विषय में उल्टा पल्टा बोलता है। दैट इज मोहन जो है एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहा है, लेकिन जब राम और श्याम जब आपस में जब मिलेंगे तो ये इसके ऊपर भावी हो जाएगा, ये इसके ऊपर भावी हो जाएगा,
कि तुम मेरे को क्या बोला, तुम हमको क्या बोला, फलना कोई बोल रहा था। तो उस केस में मोहन वहां नहीं आएगा, मोहन सिर्फ मजा लेगा। लेकिन हाँ, राम और श्याम को आपस में लड़वाने की जो प्रक्रिया है ना, वो तेज कर दिया। इसका मतलब मोहन उस रिएक्शन में भाग लिया क्या? नहीं, बल्कि उसके रिएक्शंस को तेज कर दिया। तो मोहन को मान लेते हैं सबस्टेंस। तो मोहन क्या करेगा? वह एक कैटलिस्ट का काम किया, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को, दैट इज राम और श्याम के बीच की दोस्ती को क्या कर दिया, वो लड़वाने के लिए वो तेज कर दिया। लेकिन मोहन जो है उस रिएक्शंस में, दैट इज उन्होंने जो लड़ रहे थे राम और श्याम, उसमें भाग नहीं लिया। तो हम लोग कह सकते हैं द सबस्टेंस which increase the rate of reaction but does not take part in chemical reaction। मतलब वैसा सबस्टेंस जो रेट ऑफ रिएक्शंस को तेज कर देगा पर रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, कैटलिस्ट कहलाता है दोस्तों। तो आप इसे नोट कर लो। अभी हम केमिकल रिएक्शंस का एक प्रॉपर्टी पढ़े, इवोल्यूशंस ऑफ गैस। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम चलेंगे, फॉर्मेशंस ऑफ प्रीसिपिटेट, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी चलेगी फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। अब हम शॉर्ट में एग्जांपल लेंगे डायरेक्ट एकदम, है ना, उतना लॉन्ग केस नहीं चलेंगे हम। तो मान लिया जाए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम सोडियम क्लोराइड के साथ अगर ट्रीट करें, तो ये सिल्वर नाइट्रेट अगर सोडियम क्लोराइड के साथ अगर ट्रीट करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, कितना प्लस कितना माइनस वो डैम मैटर, वो बाद में कर लेंगे। एक प्लस को माइनस में भेजें और एक प्लस को फिर माइनस में, तो अगर ये प्लस को अगर माइनस में भेजेंगे तो क्या बनेगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड, और उधर से बन जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ये AgCl जो बन रहा है सिल्वर क्लोराइड, यही आपका एक प्रीसिपिटेट है, जिसका सिंबल जो है वो हम दिखा रहे हैं डाउनवर्ड एरो, दैट इज ये बैड यानी सॉलिड के फॉर्म में है ना। और ये जो प्रीसिपिटेट होगा बाबू, ये एक व्हाइट पीपीटी का मतलब होता है प्रीसिपिटेट, तो वो ये व्हाइट प्रीसिपिटेट है। अगर हम और भी एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 2 टाइम्स, लेड नाइट्रेट को अगर हम पोटासियम आयोडाइड के साथ अगर ट्रीट करें तो क्या बनेगा दोस्तों, देख लीजिए, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, एक प्लस को माइनस में भेजें तो एक प्लस अगर माइनस में जाएगा तो क्या होगा, PbI2 लेड आयोडाइड, है ना। और यहां से अगर बात करें तो हो जाएगा KNO3 पोटासियम नाइट्रेट। तो यहां पे ये भी एक प्रीसिपिटेट बना, लेकिन ये कैसा प्रीसिपिटेट है, तो येलो पीपीटी। ध्यान दोगे दोस्त, कभी कभी एग्जाम में आता है कि उस येलो पीपीटी का आप नाम बताएं जो लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड से ट्रीट करके बनाया गया। जब इसका हम हॉर्स वाला क्वेश्चन जब आपको हम बताएंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड स्किल्स का क्वेश्चंस, तो उसमें ये क्लियर करेंगे, वो आपको सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। और भी कई एग्जांपल ले सकते हैं। अब आता है
चेंज इन कलर। थर्ड, रंगों में परिवर्तन होना। अब रंगों में परिवर्तन कैसा होगा, तो मान लेते हैं इसके एग्जांपल के लिए Pb3PO4 लेड ऑक्साइड, एक्चुअली में ये रेड होता है, याद रखोगे है ना। अगर इसको हम हीट करें, हीट का मतलब क्या होता है, हीट का मतलब होता है जब उसको आप गर्म कर रहे हो, तो उस केस में ये कैसा बनेगा, ये टूटेगा तो PbO लेड ऑक्साइड, और यहां से एक गैस का रिलीजमेंट होगा, इस गैस का नाम होगा O2। तो ये वाला आपका रेड कलर में होता है लेड ऑक्साइड। अब इसका जो कलर जो है वो चेंज होकर के येलो हो जाता है। तो बताइए, यहाँ पे रिएक्शंस में करके देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो मान लेते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट। आप बचपन से पढ़े होंगे कॉपर सल्फेट हमेशा एक ब्लू कलर में होता है ना। कॉपर सल्फेट जो होता है वो हमेशा एक ब्लू कलर में होता है, और अगर इसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के साथ अगर ट्रीट करें तो ये कैसा बन जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस वाले माइनस मिल जाएगा तो CuS कॉपर सल्फाइड, और इधर से H2SO4 बन जाएगा। और ये कॉपर सल्फाइड जो है वो आप देखे होंगे एक ब्लैक कलर का परत जो है ना वो ऊपर बैठ जाता है, दैट इज इसका कलर कैसा हो गया, चलिए ब्लू से ब्लैक, ये रेड से ब्लैक। तो ऐसा भी क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है, याद रखेंगे चेंज इन कलर से वो कैसा क्वेश्चंस हो, कैसा टाइप होगा वो क्लियर कर दूंगा। तो पॉइंट नोटेड डाउन। अब इसके बाद का टॉपिक होगा दोस्त फॉर्मेशंस ऑफ प्रिसिपिटेट चेंज इन कलर, और एक अभी हमने पढ़ा जस्ट ऊपर इवोल्यूशंस ऑफ गैस। अब एक लास्ट, सॉरी सेकेंड लास्ट और फिर लास्ट, सेकेंड लास्ट चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होना तो कैसे होगा, तो सपोज करते हैं ये कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है ना, जो दिवाली के मौसम में जो चूना लाया जाता है घर में, और उसे अगर थोड़ा बहुत भी अगर लिटिल अमाउंट अगर वाटर देते हैं तो वो खौलने लगता है और बनता क्या है CaOH 2 टाइम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग खोचाड़ा करते हैं ना घर पे। और लेकिन जब देख रहे हैं कि जिसमें वो वाटर डालते हैं उसमें खौलने लगता है, इसका मतलब वहां से हीट इवॉल्व होता है। यहाँ पे जो हीट जो होता है ना वो निकलता है, दैट इज हीट इज इवॉल्व, हीट निकलता है। एंड देयरफॉर और जिसमें हीट इवॉल्व होगा उसे हम लोग आगे चल करके नाम देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंतर्गत। तो ये एक्सोथर्मिक में एग्जांपल देंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, वहां बताएंगे एक्सो और थर्मिक दो केस में, एक्सो निकलना और थर्मिक हीट, तो हीटों का निकलना। और भी एग्जांपल दे सकते हैं टेम्परेचर के केस में, जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना हो तो आप यहाँ पे डेल्टा देंगे, डेल्टा मीन्स हीट, तो क्या हो जाएगा CaO प्लस CO2। आप इसे ऐसा भी रिटेन कर सकते हैं, ये हीट जो है ना आप हीट यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, याद रखोगे ये एरो का जो ऊपर दिया रहता है वो इधर ही पार्ट होता है, क्लियर। तो क्या बन जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हीट इवॉल्व ना हो करके हीट एब्सॉर्ब हुआ, यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट इज heat is absorbed and therefore
और इस कारण से इसे हम लोग क्या नाम देंगे दोस्त? उल्टा, जस्ट एक्सो का उल्टा इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? तो वीडियो को पॉज करके आप इसे भी नोट कर लो। अब एक लास्ट आता है चेंज इन अ स्टेट, है ना? चेंज इन अ स्टेट में क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन होना। चेंज इन अ स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। जैसे सॉलिड है तो लिक्विड में, लिक्विड है तो गैस में, ये तरह तरह। तो इसमें भी हम कई प्रकार का एग्जांपल से आपको हम सैटिस्फाई कर सकते हैं कि किस केस में कैसा होगा। जैसे कि मानकर चलते हैं H2 को अगर O2 के साथ अगर हम ट्रीट करवाएं ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो ये H2 और O2 मिल करके H2O बनता है। दैट इज ये वाला जो फॉर्म है वो गैस के फॉर्म में होता है, ये भी गैस। तो गैस और गैस जब ट्रीट कर दिया तो यहाँ पे लिक्विड में चेंज कर दिया, इसका मतलब इसका स्टेट चेंज कर दिया। ये गैस था और लिक्विड में आ गया। क्लियर है ना? हाँ। अब अगला एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो मानकर चलते हैं, है ना, अमोनिया NH4 को अगर हम NH3 को, अमोनिया को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो अमोनिया एक गैस फॉर्म में होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पे भी ये शुष्क गैस के रूप में दिया जा रहा है। तो दो गैसेस जब आपस में यहां पे ट्रीट कर गया तो यहां पे ध्यान रहेगा दोस्त, यहां पे लिक्विड नहीं बनेगा, गैस बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है ये। दैट इज ये वाला जो पार्ट होता है इसको अमोनिया कहते हैं, याद रखोगे। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं, है ना, और NH अगर 4 रहा तो इसे हम लोग अमोनियम कहते हैं। ये बात याद रखोगे। और ये NH4Cl जो बना वो एक से कैंथर का नाम सुना, कपूर वगैरह वही चीज है, ध्यान रखोगे। तो यहां पे गैस सॉलिड, यहां गैस लिक्विड, इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट में चेंजेस हुआ। तो जैसी अवस्था में परिवर्तन होगा उसको हम चेंज इन स्टेट कहेंगे। तभी आपने देखा केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, इवोल्यूशंस ऑफ गैस, फॉर्मेशंस ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। क्लियर? तो आप वीडियो को बहुत आराम से देखें दोस्त, बिना स्किप किए हुए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब अगला टॉपिक होगा हमारा केमिकल इक्वेशन, वो हम नेक्स्ट डे पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।